अगर हर एसे के लिए आप एक नया स्ट्रक्चर सोचते हो तो प्रॉब्लम एसे में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच में है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS Decoded। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल हमेशा ही ये कोशिश करता है कि आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सके, और इसी डायरेक्शन में अब हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसे मॉड्यूल जिसमें हम ऐसे राइटिंग अप्रोच को डिस्कस करेंगे और आपके लिए सिंप्लीफाई करने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये कोई रेगुलर अप्रोच नहीं है। मतलब बाकी वीडियोस की तरह हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि अरे पॉलिटिकल लिखो, इकोनॉमिक लिखो, कल्चरली लिख लो और एक आपको मॉडल ऐसे प्रोवाइड कर दिया गया। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, आप सोच नहीं पाते, आप ब्रेनस्टॉर्म करना नहीं सीख पाते हो। रादर आप क्या करते हो कि वो जो मॉडल ऐसे आप उसे रटने की कोशिश करते हो और उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो। बट ऐसा रियल एग्जाम में तो होता नहीं है, बिकॉज टॉपिक तो चेंज हो जाएगा ना। जो आपको सैम्पल्स मिल रहे हैं या PYQs मिल रहे हैं वो सेम तो नहीं आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो करना क्या है, होगा ये कि हम आपकी इसमें मदद करेंगे। कैसे, वो अभी देखेंगे। लेकिन लेट मी गारंटी यू वन थिंग कि इस वीडियो के एंड तक आपका सारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा ऐसे राइटिंग को लेकर। आप अप्रोचेस डेवलप कर पाओगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप PYQ अटेम्प्ट कर पाओगे। रादर आप नए एसेज भी अटेम्प्ट करना सीख जाओगे। कैसे करेंगे, बिल्कुल देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं स्नैपशॉट दे देती हूँ। लेट मी टेल यू अ शॉर्ट आइडिया अबाउट द ऐसे मॉड्यूल। देखो, ऐसे मॉड्यूल का इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है हमारे चैनल पर, जिसे आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। उसमें क्या है, उसमें बताया गया है कि हम कैसे अप्रोच करेंगे। उसमें बताया गया है क्या सिलेबस है, कितने सेक्शंस हैं, कितना अटेम्प्ट करना है, क्या वर्ड है, कितने पेजेस फिल करने हैं और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। सब कुछ डिस्कस करा है एकदम डिटेल में। उसके अलावा आपको ऐसे राइटिंग के लिए कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला स्टेप आता है कि वीडियोस कैसे आएंगी। देखो, एक वीडियो में क्या होगा ना कि हम एक अप्रोच डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि आज जो अप्रोच डिस्कस होगी वो है पेस्टल अप्रोच। फिर क्या होगा, अप्रोच डिस्कस करने के बाद हम आपको एक PYQ कराएंगे, जो कोई मॉडल ऐसे नहीं होगा, वो प्रॉपर ऐसे होगा जैसा कि आपको एग्जाम में लिखना है, विद अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी, ऑल द डायमेंशंस एंड 700 वर्ड्स में ही होगा। कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड आपको नहीं कराया जाएगा। क्यों? ताकि आप समझ सको कि जो आपको अप्रोच कराई है, जो डायमेंशंस बताई गई हैं, उसे रियल टाइम ऐसे में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ताकि आपका बिल्कुल मन से डर निकल जाए ऐसे को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डिस्कस वन स्ट्रक्चर एंड मेनी एसेज। मतलब कैसे एक स्ट्रक्चर कितने तरह के एसेज में हम पोर्ट्रे कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। समझते हैं हमारी पहली क्लास में ऐसे मॉड्यूल की, जो है ऑन पेस्टल अप्रोच। हमने ये तो देख लिया कि हम पेस्टल अप्रोच डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि कहाँ पर इसे यूज़ करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे 3 सेक्शंस आते हैं एग्जाम में, सेक्शन A, B एंड C। पहला सेक्शन होता है लिटरेचर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स के ऊपर। दूसरा होता है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक के ऊपर। और तीसरा होता है हमारा नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर, जिसमें कि करंट भी आता है। सो बेसिकली पेस्टल कहाँ हेल्प करता है? पेस्टल ऑलमोस्ट तीनों सेक्शंस में काम आता है। मेजॉरिटी 1 और 2 में आता है, सेक्शन A और B में। C में भी काफ़ी हद तक यूज़ आता है। कहाँ यूज़ नहीं आता है? जनरली आपको फिलोसफिकल एसेज में ये नहीं लिखना है। फिलोसफिकल में मोस्टली हम लोग क्रोनोलॉजिकल अप्रोच देखते हैं, जो हमारी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो होगी। तो यहाँ पर बेसिकली पेस्टल अप्रोच एक बहुत ही वर्सेटाइल अप्रोच है। इसे हम GS बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं और ये ऑलमोस्ट हर ऐसे में यूज़ हो जाती है। अब अगला सवाल आता है कि पेस्टल अप्रोच है क्या। हमने देख तो लिया कि ये हमारा जो है क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्शंस में यूज़ होगी, बट ये है क्या? पेस्टल अप्रोच का मतलब होता है GS बेस्ड अप्रोच, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। इसमें ये 6 डायमेंशंस आते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि UP PCS में वर्ड लिमिट होती है 700 वर्ड्स की, तो हमें बेसिकली 4 पेजेस फिल करने होते हैं रफली। और 4 पेजेस के लिए 6 अप्रोचेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसीलिए हम सिर्फ 4 अप्रोचेस करेंगे इसमें और उनके सब डायमेंशंस करेंगे। कैसे, आगे देखते हैं। अब अगला सवाल हमारे सामने आता है कि वाई पेस्टल अप्रोच, ये ही अप्रोच क्यों? क्योंकि ये काफ़ी वर्सेटाइल है, इसका नेचर काफ़ी अच्छा है, ये तीनों सेक्शंस में फिट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम फिलोसफिकल अप्रोच, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिग्रेशन, यानी कि हमें फोकस्ड रखती है, हम इधर उधर भटकते नहीं हैं इस अप्रोच को लिखते टाइम। एंड दिस इज़ ईजी टू रेप्लिकेट इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो बहुत अच्छा अप्रोच है, सेफ है, स्ट्रक्चर्ड है, स्कोरेबल है। GS बेस सुन के आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो सभी लिख रहे हैं, बट लेट मी टेल यू, आपका एकदम से पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। बस आप वीडियो में बने रहिए। हमने व्हाट देख लिया, वाई देख लिया, वेयर देख लिया। अब अगला नेचुरल सवाल यही आता है कि हाउ,
मतलब कैसे इसको रेप्लिकेट करेंगे हम। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीपीसीएस एसए की वर्ड लिमिट होती है 700 वर्ड्स, यानी कि हमें 4 पेजेस फिल करने हैं। मतलब जैसा कि हमने पहले भी कहा है, डिस्कस किया है कि हम 4 पेजेस में 4 डायमेंशंस करेंगे। मतलब एक इंट्रोडक्शन होगा, 4 डायमेंशंस होंगे, 3 सब डायमेंशंस होंगे हर डायमेंशन में, और 3 कीवर्ड्स होंगे हर सब डायमेंशन में। मतलब 4 पेजेस में 4 डायमेंशन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा, और एक डायमेंशन एक पेज का होगा, और उस एक पेज को हम 3 पैराज में डिवाइड करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट पैराज में, जिसमें कि हम एक डायमेंशन पे 3 इश्यूज़ को टच करेंगे, और हर इशू में हम लोग 3 लाइन्स लिखेंगे। अब वो भी क्या लिखेंगे वो भी आपको बताया जाएगा, इंटरलिंकिंग भी आपको बताई जाएगी, बस आप जुड़े रहिए। यहाँ हमने लिख के दिया है प्रॉपरली कि इंट्रोडक्शन होगा आपका 80 to 100 वर्ड्स का, डायमेंशन होगी आपकी 120 to 130 वर्ड्स की, और कंक्लूजन होगा आपका 80 to 100 वर्ड्स का। वही है, सिंपल सी बात, एक पेज एक डायमेंशन। सो 1 पेज 1 डायमेंशन, स्ट्रक्चर डिसाइड्स मार्क्स मोर देन द कंटेंट वॉल्यूम। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनेक्डोट की। इंट्रोडक्शन से पहले लिखना होता है। देखो जनरली बच्चे ना एनेक्डोट लिखते नहीं हैं। एनेक्डोट का काम क्या होता है, ये थोड़ा सा ना थीम आपका जो ऐसे का है उसे बेटर कर देगा, हल्का सा एक इमोशनल टच दे देता है, तो एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा लगता है। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, पॉवर्टी में, सोशल इनइक्वालिटी में, पॉलिसी गैप्स वगैरह में, यानी कि सेक्शन ए बी और सी तीनों जगह आप यूज़ कर सकते हो। देखते हैं थोड़ा सा क्या लिख रहे हैं। वो कहता है कि एक स्टूडेंट है रूरल एरिया का जो कि अपनी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास बेसिक सपोर्ट नहीं है। अब क्योंकि स्कूलिंग नहीं हुई है तो स्किल्स नहीं है, स्किल्स नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो एक्सेस टू इंस्टीट्यूशंस नहीं है। अब जो भी टॉपिक का इशू हो उस इशू को यहाँ लिख दो। अब सपोज करो पॉवर्टी की बात हो रही है, तो अब बताओ कि गरीबी की वजह से वो स्कूलिंग नहीं कर पाया, बेसिक सपोर्ट नहीं मिली, स्किल्स नहीं मिली, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, एक्सेस टू इंस्टीट्यूशंस नहीं मिला, और गरीब का गरीब रह गया, ठीक से अपना रह गुज़र नहीं कर पाया। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिर आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बताओ कि सोशल चैलेंजेस जो है डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, मतलब कोई अकेले नहीं होते हैं सोशल चैलेंजेस, वो इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक को, गवर्नेंस को, लीगल को। हमने यही वर्ड्स क्यों लिखे हैं, बिकॉज यही डायमेंशंस हम लोग अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो सोशल चैलेंजेस पे था अगर टॉपिक तो सोशल लिख दिया, इकोनॉमिक पर होगा तो आप लिखो इकोनॉमिक चैलेंजेस डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, दे इन्फ्लुएंस सोशल, गवर्नेंस एंड लीगल जस्टिस। वहीं पे डेवलपमेंट हो तो लिख लो डेवलपमेंटल चैलेंजेस डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, दे इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक, सोशल, गवर्नेंस एंड लीगल जस्टिस। आपको बस ये कीवर्ड चेंज करने हैं, इंट्रोडक्शन यही रहेगा। therefore the issue must be examined across social, economic, administrative and legal dimensions। क्यों? क्योंकि हम यही चारों डायमेंशंस यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप पहले एनेक्डोट लिखोगे जो हमने देखा बच्चे के बारे में, फिर आप ये इंट्रोडक्शन लिखोगे, और फिर आप शुरू कर दोगे पहली डायमेंशन से जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि हम 4 डायमेंशंस डिस्कस करेंगे, तो पहली डायमेंशन जो है वो होगी सोशल। सोशल से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो इश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर लोगों को पहले अफेक्ट करते हैं। सोशल इम्पैक्ट जो है सारा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करता है, और एग्जामिनेशन में जो है क्या कहते हैं, ये एक एंट्री पॉइंट की तरह काम कर लेता है। यानी कि पहला पेज हमारा सोशल के ऊपर होगा। तो सोशल में हम 3 सब डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। पहला पैरा होगा चाइल्ड पर, दूसरा होगा विमेन पर, तीसरा होगा यूथ पर। चाइल्ड से विमेन पे जाएंगे, विमेन से यूथ पे जाएंगे, यूथ से हम अगले डायमेंशन पे जाएंगे, वो होगा इकोनॉमिक डायमेंशन। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक पैरा से दूसरे पैरा, और दूसरे पैरा से तीसरे पैरा में, और एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में हम स्विफ्टली जा रहे हैं। एक नेचुरल लाइफ साइकिल फ्लो हम मेंटेन करेंगे। आपको बताया जाएगा कि जो ऐसे है आपका स्कैटर्ड ना लगे, इंटरलिंकिंग लगे। देखते हैं कि कैसे उसका टोन सेट होगा। हमारा पहला सब डायमेंशन है चाइल्ड। पहला पेज है हमारा सोशल डायमेंशन पर। सोशल डायमेंशन में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उनमें से पहला है चाइल्ड, दूसरा है विमेन, और तीसरा है हमारा यूथ। तो सबसे पहला पैरा होगा हमारा चाइल्ड के ऊपर। चाइल्ड में हम 3 लाइन लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसमें हम 3 कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। पहला होगा न्यूट्रिशन पर, दूसरा होगा एजुकेशन पर, और तीसरा होगा हमारा अर्ली डेप्रिवेशन पर। देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। एक बच्चे के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम बताएंगे कि जो न्यूट्रिशन है वो अफेक्ट करता है हमारे लर्निंग आउटकम्स को, स्कूल की अटेंडेंस वगैरह को। और हमने ये जनरली देखा है कि इससे क्या होता है, अर्ली डेप्रिवेशन हो जाता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेजेस होते हैं।
स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड। हम इसे गर्ल चाइल्ड पर क्यों एंड करेंगे? ताकि जो अगला पैरा है वो हम विमेन पे लिख सकें। तो ये क्या है? ये एक नेचुरल फ्लो क्रिएट कर रहा है। न्यूट्रिशन से एजुकेशन पे गए हम, एजुकेशन से हम अर्ली डेप्रिवेशन पे गए, और अर्ली डेप्रिवेशन को हमने ख़त्म किया गर्ल चाइल्ड पर। सो चाइल्ड से शुरू किया, गर्ल चाइल्ड पे ख़त्म किया। अब गर्ल चाइल्ड पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट पैरा हमारा विमेन पे होने वाला है। तो ये क्या है? ये एक नेचुरल फ्लो क्रिएट कर रहा है एस्से के बीच में, और आपको कोई इंटरलिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका एस्से स्कैटर्ड लग रहा है या कुछ लग रहा है। बेसिकली ये एक नेचुरल फ्लो क्रिएट करेगा। फिर से देखो, पहला हमारा इंट्रोडक्शन आएगा, एनेक्डोट आएगा, फिर एनेक्डोट और इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से फ्लो है। इंट्रोडक्शन के बाद हम शुरू करेंगे हमारा पहला डायमेंशन, जिसमें कि हम 3 सब डायमेंशंस लिखेंगे। पहला डायमेंशन शुरू कर रहे हैं हम चाइल्ड पर, चाइल्ड को ख़त्म करेंगे हम गर्ल चाइल्ड पर। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पैरा होगा हमारा विमेन पे। अब विमेन को देखते हैं हम किस तरीके से ख़त्म करें, जो हम जाएं यूथ पर। तो चलिए देखते हैं। चाइल्ड के बाद हमारा दूसरा सब डायमेंशन आता है विमेन। हमने देखा कि हमने चाइल्ड से शुरू करा और लास्ट हमने उसे फिनिश करा गर्ल चाइल्ड पर। क्यों? क्योंकि हम विमेन पे आना चाहते थे। अब हम कनेक्टिंग लाइन डालेंगे कि जो गर्ल चाइल्ड चैलेंजेस फेस करती हैं वो कंटिन्यू होता है विमेनहुड में भी। ठीक है। उसके बाद इसमें भी हम 3 कीवर्ड्स लेंगे। इसमें होगा एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड यूथ। यूथ क्यों? ताकि हम यूथ को फिर बाद में तीसरे अपने सब डायमेंशन से कनेक्ट कर सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब हमने देखा कि कैसे अर्ली डेप्रिवेशन हुआ स्पेशली गर्ल चाइल्ड में। अब हम बात करेंगे एजुकेशन की। हम बताएंगे कि एजुकेशन कैसे अनेबल करती है विमेन को, ताकि वो अपने इन्फॉर्म लाइफ डिसीजंस ले सके और इंडिपेंडेंस गेन कर सके। लेकिन होता क्या है कि हेल्थ और सेफ्टी की वजह से कई बार विमेन की मोबिलिटी और उसका कॉन्फिडेंस सोसाइटी में डिटरमाइन होता है, और कई बार वो अपने हेल्थ और सेफ्टी रीजंस की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। तो होता क्या है? लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन की वजह से उनका जो फ्यूचर है वो अफेक्ट हो जाता है। स्पेशली यंग विमेन में ये ज़्यादा होता है, यूथ में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। सो हम क्या करेंगे? हम इस पैराग्राफ को एंड करेंगे यूथ से। आपको 3 सब डायमेंशंस याद रखनी है ताकि आप एक नेचुरल फ्लो मेंटेन कर सको। चाइल्ड में हमने चाइल्ड से शुरू करा पहला वाला पैरा और गर्ल चाइल्ड पे फिनिश करा। अब हम इसमें गर्ल चाइल्ड का इंटरलिंकिंग डाल के फिनिश करेंगे यूथ पर, ताकि हम इसको नेक्स्ट सब डायमेंशन से कनेक्ट कर सकें। तो 3 कीवर्ड्स क्या हैं इसके? एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड यूथ। हमारा तीसरा सब डायमेंशन है यूथ। पहले हमने करा था विमेन पे, विमेन को फिनिश करा हमने यूथ पर। अब यूथ में हम क्या 3 कीवर्ड्स यूज़ करेंगे? इसमें आएगा एस्पिरेशंस, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। तो हम बताएंगे कि जो यूथ है उसमें एस्पिरेशन ज़्यादा होते हैं और जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस में। स्किल डेवलपमेंट कन्वर्ट करता है इन एस्पिरेशंस को प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ में, और एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है? वो डायरेक्टली शेप करती है इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन दी इकोनॉमी में। सो बेसिकली हमें पैराग्राफ एंड करना है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे। आप देख रहे हो कि हर पैरा की लास्ट लाइन नेक्स्ट पैरा की फर्स्ट लाइन से कनेक्टेड है। पहले हमने चाइल्ड से शुरू करा, गर्ल चाइल्ड पे फिनिश करा, फिर हमने गर्ल चाइल्ड से शुरू करा विमेन के बारे में और विमेन को एंड करा यूथ पे। तीसरा सब डायमेंशन हमने यूथ से शुरू करा और एंड करा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे। क्यों? क्योंकि अब हम अपना डायमेंशन चेंज करेंगे। एक डायमेंशन में हम 3 सब डायमेंशन लिखने वाले थे। पहला डायमेंशन हमारा सोशल है, जिसमें हमने बात की चाइल्ड की, विमेन की और यूथ की। अब हम जाएंगे इकोनॉमिक डायमेंशन पे। तो इकोनॉमिक पे कैसे जाएंगे? यूथ में ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात होगी ही, तो हम इसे एंड करेंगे एम्प्लॉयमेंट पे, ताकि हम शिफ्ट कर सकें इकोनॉमिक डायमेंशन पर। इसी तरीके से आपको अपना पूरा एसे मेंटेन करना है इंटरलिंकिंग के साथ। ये जो कीवर्ड्स के साथ मैंने आपको एक मॉडल लाइंस इसलिए दिए ताकि आप समझ सको कि इन वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, और कोई यूज़ नहीं है इन वर्ड्स का। कैसे ये हम रियल टाइम एसे में रेप्लिकेट करेंगे वो भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट डायमेंशन पे जाते हैं। यूथ इज़ बेसिकली द ब्रिज बिटवीन द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। सोशल के बाद हमारा दूसरा डायमेंशन आता है इकोनॉमिक डायमेंशन। एम्प्लॉयमेंट से ग्रोथ की तरफ हम जाने वाले हैं। सोशल रियलिटीज़ इकोनॉमिक आउटकम्स के साथ ज़रूरी है। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट इंजन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक डायमेंशन कन्वर्ट करता है ह्यूमन पोटेंशियल को नेचुरल ग्रोथ में, इसीलिए दूसरा डायमेंशन है हमारा सोशल के बाद इकोनॉमिक। जैसा कि हमने सोशल डायमेंशन में 3 सब डायमेंशंस लिए थे, ऐसे ही इकोनॉमिक डायमेंशन में भी हम 3 सब डायमेंशंस लेंगे। कौन कौन सी?
पहली होगी एम्प्लॉयमेंट, दूसरी होगी हमारी ग्रोथ एंड इनकम और तीसरी होगी हमारी डेवलपमेंट। हर सब डायमेंशन में हम लोग 3-3 कीवर्ड्स लेते हैं, वही हम रेप्लिकेट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हम बात करेंगे जॉब क्रिएशन की, लेबर एब्जॉर्प्शन की और इनफॉर्मल सेक्टर की। जैसा कि हमने पहले देखा कि हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे ख़त्म किया था उसे, तो इसलिए जॉब क्रिएशन पे हम इसे शुरू करेंगे। हम लिखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डिपेंड करता है द पेस ऑफ जॉब क्रिएशन इन द इकोनॉमी। फिर बात करेंगे लेबर एब्जॉर्प्शन की। हम बताएंगे कि लो लेबर एब्जॉर्प्शन लिमिट करता है किसको, अपवर्ड मोबिलिटी को, स्पेशली यंग वर्कर्स में। और फिर हम इसे कनेक्ट कर देंगे इनफॉर्मल सेक्टर से। हम बताएंगे कि कैसे इस वजह से इनकम स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी रिड्यूस हो रही है। बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें इसे इनकम पे फिनिश करना है ताकि हमारा जो नेक्स्ट सब डायमेंशन है वो आपस में कनेक्ट कर सके। फिर से देखो, एम्प्लॉयमेंट में आप 3 सब डायमेंशंस यूज़ करोगे, जॉब क्रिएशन, लेबर एब्जॉर्प्शन और इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर की जो लास्ट लाइन होगी, यानी कि इस सब डायमेंशन की लास्ट लाइन लिंक करेगी इनकम से। अब देखते हैं इनकम में क्या होगा। अब आती है हमारी नेक्स्ट, यानी कि सेकेंड इकोनॉमिक सब डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन की सेकेंड सब डायमेंशन वो है इनकम और ग्रोथ। इसमें भी हम 3 कीवर्ड्स लेंगे। कौन कौन से? कंजम्पशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, जेंडर पे पैरिटी। अब हम बात करेंगे कि इनकम लेवल्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन पैटर्न्स को। कंजम्पशन से क्या होता है? इट ड्राइव्स द इकोनॉमिक इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। और इससे क्या होता है? जेंडर पे पैरिटी इंप्रूव होती है, जिससे कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट आउटकम बेटर होता है। आप देख रहे हो कैसे कीवर्ड्स भी आपस में जो है इंटरलिंक्ड है। हम इंटरलिंकिंग कर रहे हैं हर लेवल पे, एक लाइन की दूसरी लाइन से, एक सब डायमेंशन की दूसरी सब डायमेंशन से, और एक डायमेंशन की दूसरे डायमेंशन से। अब नेक्स्ट हमारा आएगा डेवलपमेंट। इसी फ्लो को मेंटेन करते हुए अब हम डेवलपमेंट करेंगे। पहले हमने बात करी इनकम ग्रोथ की, अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। इसमें भी हम 3 सब डायमेंशंस लेंगे, 3 कीवर्ड्स लेंगे। वो है रिसोर्स यूज़, एथिकल कॉमर्स और लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। देखो, आपने ये नहीं सोचना है कि अरे इतने सारे कीवर्ड्स कौन याद करेगा। सिंपल सी बात है ना कि मैं आपको 4 डायमेंशन दे रही हूँ, 3-3 सब डायमेंशन दे रही हूँ और 3-3 कीवर्ड्स दे रही हूँ। आपको सिर्फ ये कीवर्ड रटने हैं और एग्जाम में जाके बस उल्टी कर देनी है। यू हैव टू वॉमिट दीज कीवर्ड्स इन द एग्जामिनेशन। इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस इतना करना है। तो एग्जाम का सारा स्ट्रेस आप पहले ही करके जा रहे हो। देखो, इसमें 3 कीवर्ड्स हैं। पहला है रिसोर्स यूज़, दूसरा है एथिकल कॉमर्स और तीसरा है लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। हम बात करेंगे कि एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ इंश्योर करते हैं कि जो ग्रोथ है इट डजंट एग्जॉस्ट द नेचुरल एंड द ह्यूमन कैपिटल। फिर हम इसे इंटरलिंक करेंगे एथिकल कॉमर्स से। एथिकल कॉमर्स बैलेंस करता है प्रॉफिट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेयरनेस के साथ। एंड ओनली लॉन्ग टर्म वायबिलिटी कैन कन्वर्ट द डेवलपमेंट इनटू सस्टेनेबिलिटी। अब हमने इसे सस्टेनेबिलिटी पे क्यों ख़त्म किया? क्योंकि ये हमारा लास्ट सब डायमेंशन है। जैसे कि उसमें लास्ट हमने एंड किया था सोशल को यूथ से। सो यूथ से हमें इकोनॉमिक पे ट्रांजिशन करना था। इसमें हमें इकोनॉमिक से एनवायरमेंटल पे ट्रांजिशन करना है, पॉलिटिकल पे ट्रांजिशन करना है। तो इसे हम सस्टेनेबिलिटी पे एंड करेंगे ताकि हम अपने नेक्स्ट सब डायमेंशन पे शिफ्ट कर सकें। सोशल और इकोनॉमिक के बाद अब हमारा नेक्स्ट डायमेंशन आता है विच इज़ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसा कि हमने देखा कि हमने उसे सस्टेनेबिलिटी पे फिनिश किया था। क्यों? क्योंकि हम पॉलिसी एक्शन पे शिफ्ट करना चाह रहे थे। सस्टेनेबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पॉलिसी एक्शंस। देखते हैं इसके भी 3 सब डायमेंशंस और हर सब डायमेंशन के 3-3 कीवर्ड्स। शुरू करते हैं। क्योंकि लास्ट हमने फिनिश किया था सस्टेनेबिलिटी पे, तो पहला सब डायमेंशन हमारा वही होगा। इसमें हम किन 3 बातों के बारे में डिस्कस करेंगे? पहला होगा लॉन्ग टर्म विजन, फिर होगा पॉलिसी कोहेरेंस एंड लास्टली इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। हम बताएंगे कि एक लॉन्ग टर्म विजन हेल्प करता है गवर्नमेंट को टू प्लान बियॉन्ड द शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल साइकिल्स। पॉलिटिकल कोहेरेंस इंश्योर करता है कि डिफरेंट पॉलिसीज़ वर्क इन हार्मनी, अच्छे से काम कर सकें। एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग स्ट्रेंथेंस द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब हम इसे ख़त्म करेंगे किस पर? पॉलिसी फॉर्मुलेशन पर। क्यों? क्योंकि यही हमारा नेक्स्ट सब डायमेंशन है। हमारा सेकेंड सब डायमेंशन आता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इसमें बात करेंगे हम ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी, ई गवर्नेंस और मॉनिटरिंग की। ये बताता है कि एडिकेट ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी ज़रूरी होती है, किस लिए? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। देखो, हमने कैसे पहले कीवर्ड को लास्ट वाले सब डायमेंशन से कनेक्ट किया। देन हम बात करेंगे कि ई गवर्नेंस इंप्रूव करती है एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड सर्विस डिलीवरी। एंड लास्टली कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग स्ट्रेंथेंस द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। हम इसे एंड करेंगे इंस्टीट्यूशन पर। क्यों? क्योंकि यही हमारी तीसरी सब डायमेंशन है।
अब बात करते हैं हमारी लास्ट सब डायमेंशन की, विच इज़ इंस्टीट्यूशंस। इसमें बात करेंगे हम ट्रांसपेरेंसी, एंटी करप्शन और गुड गवर्नेंस की। कैसे यूज़ करेंगे? ट्रांसपेरेंसी जो होती है इंस्टीट्यूशंस में, वो बिल्ड करती है पब्लिक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। एंटी करप्शन मेजर्स इंप्रूव करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड फेयरनेस। एंड लास्टली गुड गवर्नेंस स्ट्रेंथन करती है अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सिस्टम। देखो, इसके लास्ट कीवर्ड को, विच इज़ द गुड गवर्नेंस, हम इंटरलिंक करेंगे नेक्स्ट पॉइंट से, नेक्स्ट डायमेंशन से, विच इज़ अकाउंटेबिलिटी। अब हम जाएंगे अकाउंटेबिलिटी से जस्टिस की तरफ, जो कि है हमारा चौथा डायमेंशन, विच इज़ लीगल और एथिकल। बेसिकली अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस मस्ट अल्टीमेटली बी एंकर्ड इन लॉ एंड एथिक्स। लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क्स हमें लेजिटिमेसी देते हैं, किस लिए? टू गवर्न एंड फॉर द गवर्नेंस। इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि लास्ट डायमेंशन को हमने एंड किससे किया? अकाउंटेबिलिटी से। सो उसी को इंटरलिंक करेंगे, पहला डायमेंशन बन जाएगा हमारा अकाउंटेबिलिटी। इसमें 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रिवेंट्स आर्बिट्री यूज़ ऑफ पावर। फिर आएगा ओवरसाइट मैकेनिज्म, ये अथॉरिटीज़ को कॉन्स्टेंट स्क्रूटनी के अंडर रखते हैं। एंड लास्टली आंसरेबिलिटी, इसको लिंक करेंगे हम अनदर सब डायमेंशन से। सो आंसरेबिलिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। और एंड करो आप इसको किससे? ड्यू प्रोसेस से। अकाउंटेबिलिटी की स्पेलिंग गलत हो गई है, डबल टी लिख दिया है, सिंगल टी आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस में हम बात करेंगे लीगल एड, ह्यूमन राइट्स और टाइमली जस्टिस की। लीगल एड इंश्योर करता है कि एक्सेस टू जस्टिस मिले, किसको? पुअर और मार्जिनलाइज्ड को। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो, जिससे कि डिग्निटी और इक्वालिटी मिले। और टाइमली जस्टिस क्या बिल्ड करता है? ट्रस्ट इन द लीगल सिस्टम। और एंड कर देंगे हम इस पैराग्राफ को विद जस्टिस। ये हमारा लास्ट सब डायमेंशन है इस डायमेंशन का, और ये हमारी लास्ट डायमेंशन है। दिस इज़ आवर फोर्थ डायमेंशन एंड दिस इज़ आवर लास्ट थर्ड सब डायमेंशन। इसमें हम बात करेंगे सोशल जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस और इक्विटी की। सोशल जस्टिस से इनइक्वालिटी कम होती है, क्लाइमेट जस्टिस से हमारे फ्यूचर जनरेशन्स प्रोटेक्ट होते हैं, और इक्विटी हमारे सिस्टम को कंप्लीट करता है। जस्टिस गिव्स मीनिंग टू द गवर्नेंस। इसके साथ हमने चारों डायमेंशंस डिस्कस करे, तीनों सब डायमेंशंस डिस्कस करे, और 3 कीवर्ड्स हर एक सब डायमेंशन में डिस्कस करा। बेसिकली हम उनको 9 सब डायमेंशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। बाकी बच्चे नहीं करेंगे इतना सिस्टमैटिकली, तो आप बाकियों से काफ़ी अलग हो। अब हम देखेंगे, जैसे कि हमने एनेक्डोट देखा, इंट्रोडक्शन देखा, एक रेडीमेड मॉडल कंक्लूजन भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में आप बताओगे कि जो भी आपका टॉपिक है, कैसे ये एक सेक्टर से लिमिटेड नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड वन सेक्टर। सो दस द इशू एक्सटेंड्स बियॉन्ड वन सेक्टर। ये किस किस को अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि आपने बात करी है सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, गवर्नेंस लेवल पर और जस्टिस लेवल पर, यानी कि लीगल लेवल पर। वही लिखोगे दैट इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड वन सेक्टर एंड अफेक्ट्स ए सोसाइटी, इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड जस्टिस। अब आप बताओगे क्या ज़रूरी है? इट विल टॉक अबाउट दैट बैलेंस, सोशल एम्पावरमेंट। वही कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जो डायमेंशन आपने यूज़ करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बैलेंस्ड सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल अकाउंटेबिलिटी आर एसेंशियल। ओनली देन कैन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बी अचीव्ड। और इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर यूज़ करके काफ़ी सारे एसेज लिख सकते हो। चलो एक PYQ में इसको डाल के देखते हैं। बिफोर डिस्कसिंग PYQ, फाइनल टेक अवे देख लेते हैं कि इस अप्रोच से आपने क्या सीखा। इससे आपने सीखा कि सेम मॉडल, सेम कीवर्ड, सेम फ्लो आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट एसेज में। कोई सोशल लेवल का ऐसे आ गया, कोई विमेन रिलेटेड आ गया, कोई पावर्टी रिलेटेड आ गया। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ कीवर्ड्स चेंज करने, बाकी लिखना ऐसे आपने वही है। यही 3 आप कीवर्ड्स यूज़ करोगे, यही 4 डायमेंशन यूज़ करोगे, यही 3 सब डायमेंशंस यूज़ करोगे। और आप जब ऐसे लिखने बैठोगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना। बाकी बच्चे सोच रहे होंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन आपका रेडी होगा माइंड में कि ठीक है, पहले पेज पे हमें सोशल लिखना है, फिर इकोनॉमिक लिखना है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लिखना है, लास्टली लीगल लिखना है। 3 पैरा लिखने हैं। पहला पैरा चाइल्ड पर, एंड करेंगे गर्ल चाइल्ड पर। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट है विमेन पर। एंड करेंगे यूथ पर। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट सब डायमेंशन जाना है हमारा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पर। इस तरीके से आप सब कुछ बैलेंस करोगे और एग्जामिनर कहेगा कि क्या फ्लो है। सो वन स्ट्रक्चर राइट्स मेनी एसेज इन UPPCS। याद रखो, रट लो इस अप्रोच को, ठीक है। इसी तरीके से बाकी अप्रोचेस भी लाएंगे। प्लीज़ बताना आपको कैसे लगा। बट पहले देखते हैं कि कौन सा ऐसे डिस्कस करेंगे।
तो सवाल आता है कि कौन सा PYQ डिस्कस करें। तो मैंने सोचा क्यों ना लेटेस्ट एग्ज़ाम का ले लिया जाए। अभी लेटेस्ट हमारा कौन सा UPPCS हुआ है, UPPCS मीन्स 2024 हुआ है। उसके पहले ही सेक्शन का ये ऐसे है विच सेज दैट इमेजिनेशन ऑफ न्यू वेमेन इन इंडिया आर मिथ। यानी कि हमें बताना है कि ये जो हम न्यू वेमेन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में रियलिटी है ही नहीं, एक मिथ है। इसको हमें 700 वर्ड्स में रेप्लिकेट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। कुछ बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते होंगे, बट आप देखो कि कैसे इस अप्रोच से हम इस एस्से को एक केक वॉक बना देंगे और फटाफट आप लिख लोगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये तो हम समझ ही गए हैं क्योंकि ये पेस्टल अप्रोच है तो हम इसमें पेस्टल ही लगा रहे हैं। तो इसमें हम क्या स्ट्रक्चर रखेंगे, वही रखेंगे। पहला सोशल, फिर इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लास्टली हमारा लीगल और एथिकल। क्या फॉलो करेंगे हम, चेन फ्लो फॉलो करेंगे। यानी कि मतलब पहले से दूसरे में एक फ्लो मेंटेन होगा, लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन कनेक्टेड होगी। कैसे आएगी, नेचुरल फ्लो की तरह आएगी। तो पहले बात करेंगे चाइल्ड की, फिर विमेन की, फिर यूथ की। चाइल्ड लास्ट करेंगे गर्ल चाइल्ड से, शुरू करेंगे विमेन पे। विमेन को लास्ट करेंगे हम यूथ से, यूथ को शुरू करेंगे हम यंग विमेन से। यूथ को फिनिश करेंगे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से, एंड देन विल शिफ्ट टू एम्प्लॉयमेंट यानी कि इकोनॉमिक डायमेंशन। और इसी तरीके से इंटरलिंक करके हम चारों डायमेंशंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक रियल टाइम PYQ सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से लिखना है। जैसा कि हमने देखा कि टॉपिक क्या है हमारा, इमेजिनेशन ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया अमित, UPPCS 2024। इसको देखेंगे हम। शुरुआत किससे करेंगे, एनेक्डोट से। एनेक्डोट में क्या लिखेंगे, हम बताएंगे कि एक यूपी के छोटे से टाउन में एक लड़की ने स्कूल को टॉप किया। सभी ने उसे प्रेज़ किया। क्या बोला, न्यू इंडिया बोला, क्योंकि कीवर्ड्स तो यूज़ करने हैं ना आपको ऐसे वाले। तो आप बताओगे कि फिर बाद में उसने ड्रॉप आउट कर दिया, क्यों, सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से और फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से। So while society celebrated the idea of new women, her life told a very different story. ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा हमने एनेक्डोट में देखा कि एक बच्चा है, स्कूल नहीं जा पाया बेसिक फैसिलिटीज़ की वजह से, तो स्किल्स नहीं आई, एम्प्लॉयमेंट नहीं आई, तो एक्सेस टू इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ। सिमिलर वे में ये लड़की है, स्कूल में टॉप करती है, लेकिन सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से क्या होता है कि स्कूल को इसे कॉलेज को इसे ड्रॉप आउट करना पड़ता है। तो अब इसे थीम से भी तो कनेक्ट करोगे ना। तो बताओ कि कैसे ये जो आइडिया है न्यू वुमेन का, रियलिटी में एक डिफरेंट स्टोरी है। किन डायमेंशंस में डिस्कस करेंगे, वही चारों देखते हैं। अब एनेक्डोट के बाद हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। अब हम बताएंगे कि जो सोशल चेंज है, सोशल क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हम सोशल से शुरू करेंगे और ये है भी एक सोशल इशू। सो सोशल चेंज इज़ ऑफन इमेजिन्ड फास्टर देन इन एक्चुअली हैपन्स। जितनी जल्दी ये होता है उससे जल्दी ये इमेजिन कर लिया जाता है। हमें लगता है कि अरे न्यू वुमेन है, तो ये जो आइडिया है न्यू वुमेन का, ये एसोसिएट किया जाता है एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस से। हाउएवर जब हम इसे क्लोजली देखते हैं तो ये जो इमेजिनेशन है हमारी इनकम्प्लीट है। ये हमने एक सेट कर दिया टोन अपना ऐसे का। अब हम बात करेंगे अपने 4 डायमेंशंस और सब डायमेंशंस की। अब हम लिखेंगे टू अंडरस्टैंड वेदर द आइडिया ऑफ न्यू वुमेन इज़ रियल और मेयरली अ मिथ। तो हम बात करेंगे कि ये रियल है या मिथ है, इसे एग्जामिन करना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से में, अक्रॉस सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डायमेंशंस। तो हमने अपना टोन सेट कर दिया। तो हमने एनेक्डोट लिया, उससे हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब इंट्रोडक्शन में हमने जो लास्ट लाइन है वो सेट कर दी अपनी पहली डायमेंशन से। यही बात करते आ रहे हैं हम अभी तक कि हम क्या बात कर रहे हैं, चेन फ्लो की। तो चेन फ्लो क्या होता है, चेन फ्लो का मतलब होता है कि लास्ट लाइन ऑफ पैरा शुड बी कनेक्टेड to the first line of next para। तो चलिए शुरू करते हैं सोशल डायमेंशन। देखो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सोशल डायमेंशन में हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 पैरा लिखेंगे। पहला पैरा किसके बारे में होगा, चाइल्ड के बारे में, एंड करेंगे उसे गर्ल चाइल्ड से। दूसरा पैरा होगा विमेन के बारे में, गर्ल चाइल्ड से एंड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें विमेन पे शिफ्ट करना है। अब विमेन को एंड करेंगे हम किस पे, यूथ पे, क्योंकि नेक्स्ट पैरा होगा हमारा यूथ का। और यूथ को एंड करेंगे हम किस पे, एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि नेक्स्ट हमारा डायमेंशन इकोनॉमिक होगा, वही हम फॉलो कर रहे हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाउंडेशन जो है दैट इज़ लेड इन अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हमें चाइल्ड से शुरू करना है। तो हम बताएंगे कि चाइल्ड से शुरू होता है। 3 सब डायमेंशंस की बात करी थी हमने, विच इज़ चाइल्ड, विमेन एंड यूथ। अब इन तीनों में हमने 3 कीवर्ड्स की बात करी थी, जो हैं न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड अर्ली डेप्रिवेशन।
ठीक है। और लास्ट करेंगे गर्ल चाइल्ड से। देखो वही फॉलो हुआ है, हाईलाइट करा गया है ताकि आपको समझ में आए। वही लिखेंगे कि इट बिगिंस विद द चाइल्ड, चाइल्ड से शुरू होता है। और देखो मॉडल ऐसे जो ये हम ऐसे लिख रहे हैं, ये मॉडल लाइन से ही लिख रहे हैं। हम लिखेंगे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए किस लिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। इसके साथ जो एजुकेशन ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन है उससे कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस आता है। हाउएवर अर्ली डेप्रिवेशन काफ़ी बच्चों को इफेक्ट करता है, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड, ठीक है, जिससे उसकी अपॉर्चुनिटीज़ लिमिट हो जाती है। ये लाइन हमने ऐड करी है ऐसे के साथ इसे मगअप करने के लिए, ठीक है। अब हम इसमें 3 चीज़ों की बात करेंगे, विच इज़ एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, पार्टिसिपेशन एंड यूथ वुमेन, ठीक है। इसमें बात करेंगे कि ये जो डिसएडवांटेजेस हैं ये डिसअपियर नहीं होते हैं। एजुकेशन से अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है, लेकिन कंसर्न्स क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी लिंक किया था। एंड ड्यू टू दीज लिमिटेशन जो उनका पार्टिसिपेशन है वो लिमिटेड रह जाता है, पर्टिकुलरली यूथ वुमेन में। सो ये 3 कीवर्ड्स यूज़ करें और लास्ट कर दिया यूथ से। अब हम यही कहेंगे कि दिस नेचुरली ब्रिंग्स अस टू द यूथ स्टेज। अब जो यंग वुमेन है ऑब्वियसली उसमें एस्पिरेशंस होंगी, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, ये 3 इसके कीवर्ड्स हैं। हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि इनमें एस्पिरेशंस होती हैं, जिस वजह से क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता कई बार, और वीक एम्प्लॉयबिलिटी रह जाती है। तो बेसिकली ये रियल वुमेन तो नहीं लग रही है। तो रियल वुमेन क्या लग रहा है, मिथ लग रही है ना। तो हमने इसे एंड करा एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट से हम जाएंगे इकोनॉमिक डायमेंशन पर। सो इकोनॉमिक डायमेंशन में भी हमारे 3 कीवर्ड्स होंगे, और 3 सब डायमेंशंस होंगी, और हमारे 3 कीवर्ड्स होंगे सब में। तो हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जो है डिसाइड करती है सिंबॉलिक है या मीनिंगफुल है। फिर हम जॉब क्रिएशन, लेबर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, और एंड कर देंगे हम इसे इनकम पर। इनकम फिर हमारा आएगा कंजम्पशन, इंक्लूसिव ग्रोथ और जेंडर पे पैरिटी। लास्ट करेंगे डेवलपमेंट पे, ठीक है। फिर आएगा हमारा रिसोर्स यूज़, एथिकल कॉमर्स और सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी भी क्यों एंड कर रहे हैं, बिकॉज हमें इसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन पे लाना है। मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको चाहिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। PDF चाहिए तो कमेंट कर देना। पूरा ऐसे डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे कीवर्ड्स, डायमेंशंस और सब डायमेंशंस सेम रेप्लिकेट करे गए हैं। अब आता है हमारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन। वही 3 हम इसमें यूज़ करेंगे, सब डायमेंशंस, और वही 3 कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए गए हैं। ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी, ई गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसपेरेंसी, एंटी करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्यों, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी विल लीड टू द लीगल डायमेंशन। अब हम बात करेंगे लीगल डायमेंशन की। इसमें भी हमारे 3 सब डायमेंशंस आते हैं, और 3 कीवर्ड्स आएंगे, विच इज़ रूल ऑफ लॉ, ओवरसाइट मैकेनिज्म एंड ड्यू प्रोसेस। फिर आएगा हमारा लीगल एड, ह्यूमन राइट्स और टाइमली जस्टिस, देन सोशल जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस और इक्विटी, एंड फाइनली द कंक्लूजन। अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन को एनेक्डोट से जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि एकदम ये कंप्लीट लगे, और थोड़ा सा एक इमोशनल टच भी हमारे एसे में लाए, विच विल फेच अस सम गुड मार्क्स। हम बताएंगे कि ये जो स्टोरी है यंग गर्ल की फ्रॉम उत्तर प्रदेश, दैट रिफ्लेक्ट्स अ लार्ज नेशनल रियलिटी। ये जो इमेजिनेशन है दैट इज स्ट्रॉन्ग इन आइडियाज़ बट वीक इन एग्जीक्यूशन, ठीक है, विदाउट इम्प्रूवमेंट इन सोशल, इकोनॉमिक, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीगल। वही 4 डायमेंशंस जो हमने ऊपर डिस्कस करी हैं, दिस इमेजिनेशन रिमेन्स अ मिथ। तो देखो हमने क्या करा, हमने अपने जो मॉडल्स हैं, मॉडल कीवर्ड्स हैं, उनको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किससे, टॉपिक से। बीच बीच में आपने टॉपिक भी यूज़ करना है। देखो UPPCS क्या करता है, UPPCS को चाहिए कि जो उसका टॉपिक है ना, उसको आप अपने एसे में 3-4 बार तो यूज़ करो ही। तो आपने क्या करना है, 3-4 बार उसको यूज़ करना है, और उसके अलावा आपको सेम अपना वही 4 डायमेंशन, 3 सब डायमेंशन और 3 कीवर्ड्स हर एक सब डायमेंशन से। यानी कि आप 9 कीवर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हो। मार्क्स कैसे नहीं मिलेंगे आप मुझे ये बताओ। एंड लास्टली आप लिखो, ओनली अ बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच कैन ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशंस इनटू रियलिटी। और इसी के साथ आपका ऐसे फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आई होगी ये अप्रोच। बीच के इंटरलिंकिंग पर आप ध्यान दो। नया इंसाइट तो आपको मिला होगा, आई कैन गारंटी यू। और ये कैसे हमने यूज़ करा है अपने इसमें ऐसे में, ये भी आपको दिखाया गया है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, और अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए तो वो भी आप बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट PYQ के साथ। टिल देन स्टडी हार्ड।